हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड डेविल्स इनोसेंट लव का चैप्टर सैटरडे को आएगा। एंड मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट्स में दिया है, तो आप लॉग यूज ज्वाइन कर लीजिएगा मेरी स्टोरी अपडेट के लिए। मैं अपनी स्टोरी की अपडेट्स वही दूंगी। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। दुआ अपने सामने बैठे हाशिम और हुनैन को देखते हुए बोलती है, तुम दोनों लंगूरों को तो कभी किसी से मोहब्बत होगी नहीं, और अगर मोहब्बत हो भी गई तो उस लड़की को तुमसे मोहब्बत नहीं होगी। तुम जैसे लंगूरों की शक्ल वाले लोगों पर कौन ही मर मिटेगा, किसे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। हुनैन तपाक से बोलता है, ऐसे कैसे किसी को हमसे मोहब्बत नहीं होगी, और अगर हमें किसी से मोहब्बत हो भी गई तो मैं तो कभी उस लड़की को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अगर वो प्यार से मेरे पास नहीं आए तो उसे मैं कैद कर लूंगा, लेकिन खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। दुआ जो चॉकलेट खा रही होती है उसका रैपर हुनैन के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में बोलती है, बस तुम लड़कों को यही आता है, लड़की ना माने तो उसे किडनैप करके अपनी कैद में रख लो। बड़ा यारम काजमी बनने का शौक है। यह नहीं कि सलार सिकंदर बानो, अपनी मोहब्बत को दुआओं में मांगो, अपनी मोहब्बत का इंतजार करो। उसने तो 9 साल इंतजार किया था, तुम ज्यादा नहीं तो 3 साल इंतजार कर लेना। दुआ आगे बोलती है, अपनी मोहब्बत को दुआओं में मांगो, लेकिन नहीं, तुम लड़कों को तो सिर्फ यारम काजमी बनना आता है। बस मोहब्बत हुई नहीं कि लड़की को कैद कर लिया। वह नहीं मानी तो यह नहीं कि उसे प्यार से अपनी मोहब्बत समझाओ। बेवकूफ बॉज इडियट्स, इनको कुछ और आता ही नहीं है। इसके अलावा दुआ बस उन सबको सुनाए जा रही थी। हाशिम खुश होते हुए बोलता है, मेरे पास तो मेरी मोहब्बत है। वह मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जाने का कभी सोच भी नहीं सकती, इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। दुआ अपना मुक्का बनाकर सीधे हाशिम की कमर में मार देती है। सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट करूंगी? अपने जैसी लंगूर की शक्ल वाली लड़की को ढूंढा होगा जिससे मोहब्बत की होगी तुमने। पता नहीं किसी लड़की को कैसे तुमसे मोहब्बत हो गई, और पता नहीं वह कैसी लड़की होगी। मुझे कहीं घर से निकाल दिया तो नहीं? नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तो भाई अपनी भाभी खुद ढूंढ के लाऊंगी, तेरे लिए नहीं, अपने सारे भाइयों के लिए मैं अपनी भाभी खुद ढूंढूंगी। हाशिम बोलता है, तुझे उससे प्रॉब्लम क्या है? तूने तो अभी उसे देखा भी नहीं है। तुम उससे मिलोगी ना, जो तुमने अभी कहा सब भूल जाएगी, इतनी अच्छी है वो। दुआ बोलती है, मुझे ये सब नहीं सुनना। और तुमने सुना नहीं है क्या, बहनों का अपने भाई की गर्लफ्रेंड से 36 का आंकड़ा होता है। हाशिम तो बस अपनी कमर पकड़ के ही बैठ जाता है। उसे तेज का दर्द हो रहा था। वह गुस्से में बोलता है, दुआ तू है तो 2.5 पसली की, लेकिन तेरा हाथ बिल्कुल हथौड़ा जैसा लगता है। इतनी तेज क्यों मारा? मुझे दर्द हो रहा है, अब मैं कार कैसे चलाऊंगा? दुआ गुस्से में बोलती है, दर्द होने के लिए ही मारा जाता है। अब तू चल रहा है कि नहीं, कि तेरी दूसरी ही कमर पर भी मारो? हाशिम बोलता है, अरे यार चल रहा हूं ना, तू हर वक्त बात बात पर यह गुस्से वाले एंग्री मूड में क्यों आ जाती है? डीएलएफ एवेन्यू साकेत मॉल। दुआ हुनैन और हाशिम के साथ मॉल के अंदर जाती है। वह दोनों दुआ को लेकर मेन सेक्शन में चले जाते हैं। हुनैन अपने लिए कपड़े देख रहा होता है, लेकिन दुआ को तो इन सब में कोई इंडस्ट्री नहीं था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वह हाशिम से बोलती है, मुझे भी अपने लिए शॉपिंग करनी है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ, या फिर मैं अकेली जाऊं? हाशिम हल्के गुस्से में बोलता है, सीरियसली तुम्हें लगता है तुम अकेले जा पाओगी? तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो, कहीं गुम जाओगी। चल रहे हैं हम तुम्हारे साथ। हुनैन बोलता है, पर यार मेरी शॉपिंग, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है। हाशिम बोलते हैं, यार तेरी शॉपिंग हो जाएगी, पहले इसकी शॉपिंग तो करा दूं। हुनैन भी मन से उनके साथ चला जाता है। दुआ सबसे पहले गर्ल्स सेक्शन में जाती है। वो पहले सारे कपड़े देखती है, फिर एक के बाद एक कपड़े ट्रॉली में डालने लगती है। वो अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीद लेती है। फिर उसके बाद टॉय सेक्शन में जाती है, और वहां से 4 बड़े बड़े टेडी बेयर अपने लिए ले लेती है, और रूम को डेको करने के लिए छोटी छोटी सी और प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाई लेती है, और कुछ रूम डेकोरेशन का सामान खरीदती है। उसके इतनी ही सामान में 2 ट्रॉली फुल हो गई थी। एक ट्रॉली हाशिम ने और एक हुनैन ने पकड़ हुई थी, लेकिन किसी की ये मजाल की दुआ से बोल दे पकड़ने को। दोनों चुपचाप दुआ के पीछे चल रहे थे। दुआ फूड सेक्शन में जाती है। वो वहां से अपने लिए ढेर सारी चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स, कपकेक्स और छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी दिखने वाली चॉकलेट्स लेती है, जो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और भी वह माल से बहुत सारा सामान लेती है। उन्हें शॉपिंग करते हुए दोपहर हो जाती है। अब तो दुआ के सामान से ही 3 ट्रॉली फुल हो गई थी, लेकिन दुआ ने तो एक भी ट्रॉली ली नहीं थी। उसके भाई और हुनैन दोनों ही उन तीनों ट्रॉली के लिए उसके आगे पीछे डोल रहे थे।
हाशिम सारा सामान चेक करवा के बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देता है। बिल चेकर कार्ड स्वाइप कर हाशिम को उसका कार्ड वापस दे देता है। हाशिम दुआ को देखते हुए पूछता है, तुझे क्या हुआ, ये सदा सा मुंह क्यों बनाए है? दुआ हाशिम से पूछती है, तूने सारा बिल पे कर दिया? हाशिम मुस्कुराते हो बोलता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो दुआ से पूछता है। दुआ दोबारा पूछती है, अच्छा तेरे कार्ड की लिमिट कितनी है? हाशिम बोलता है, तू ये जान के क्या करेगी, कितनी भी हो, तेरी शॉपिंग तो हो गई ना, अब तुझे लिमिट जानने की क्या जरूरत है? दुआ हाशिम को इंसिस्ट करते हुए पूछती है, प्लीज 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 बता देना, बता दे कितनी है? हाशिम उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछता है, पहले ये बता तुझे मेरी लिमिट जानकर क्या करना है? दुआ मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे तेरा बैंक बैलेंस जीरो करना है। अब तू मुझे यहाँ लेकर आया है बिना मेरी मर्जी के, अब तुझे कुछ हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। हाशिम और हुनैन दोनों हंसने लगते हैं। दुआ को लगता है वह उसका मजाक बना रहे हैं। दुआ अपने चेहरे में दुनिया जहां का गुस्सा लाते हुए बोलती है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाशिम हंसते हुए बोलता है, हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, बस तेरी बात पे हंस रहे हैं। दुआ मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ बात तो बराबर है ना। हाशिम दुआ के गुस्से को शांत कराते हुए बोलता है, मेरी कार्ड लिमिट कभी खत्म नहीं होंगे, मेरी कार्ड की लिमिट अनलिमिटेड है, मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकता हूँ। हुनैन को दोनों भाई बहन की नोक-झोंक में पहले मजा आ रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है, यार मेरा कल बर्थडे है, मेरी शॉपिंग तो करा दे, कब से मैं तेरी बहन की शॉपिंग के चक्कर में अपनी शॉपिंग नहीं कर पाया हूँ, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही आ जाता। वो गुस्से में बोलता है। हाशिम हुनैन के गले में हाथ डालते हुए बोलता है, ओ तू रूठी हुई महबूबा क्यों बन रहा है? चल रहा हूँ, करवा रहा हूँ तेरी भी शॉपिंग, चल अब मूड ठीक कर। हुनैन और हाशिम मेन सेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुआ भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। दुआ हाशिम से बोलती है, मैं अभी वॉशरूम होकर आ रही हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ 5 मिनट में। हाशिम उससे पूछता है, तू पक्का आ जाएगी ना? दुआ चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ यार मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, जो गुम हो जाऊं, मैं पक्का आ जाऊंगी। हाशिम उसकी बात मानकर हुनैन के साथ चला जाता है। दुआ वहां से थोड़ा साइड हो जाती है, जिससे हाशिम की नजर उस पे न पड़े। वो किसी को कॉल लगाती है, दूसरी तरफ से तुरंत ही कॉल उठा लिया जाता है। दुआ जल्दी से बोलती है, शादी भाई हाशिम का आप कार्ड ब्लॉक कर दे, उसने मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कराई, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया है। वो रोती हुई आवाज में बोलती है, भाई वह मुझे जबरदस्ती यहाँ माल लेकर आया, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कराई। मैंने उससे बोला मुझे भी शॉपिंग कराओ तो बोलता है तुझे शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं। दुआ हाशिम की शिकायतें लगाना शुरू कर देती है, आप प्लीज उसका कॉल कार्ड ब्लॉक कर दे। शादी गुस्से में बोलता है, उस गधे की इतनी हिम्मत तुम्हें मना करने की, घर आओ मैं उसे बताता हूँ, और अभी मैं उसका कार्ड ब्लॉक करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। दुआ ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। हाशिम तो आराम से हुनैन के साथ शॉपिंग करने में बिजी था, उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म आइडिया नहीं था, उसकी बहन ने उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। शादी से बात करके दुआ हाशिम के पास जा रही होती है, तभी उसे एक बुक स्टोर दिखता है। वह सोचती है चलो यहाँ पर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, शायद यहाँ मुझे कोई बुक मिल जाए मेरे हिसाब की। दुआ उस स्टोर के अंदर चली जाती है। वो बुक स्टोर के अंदर बुक्स देख रही होती है, तभी उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है। वह उस बुक को उठाकर देखने लगती है। वह उसको देखते हुए खुश होते हुए खुद से ही बोलती है, फाइनली मुझे कुछ तो मिला, चलो इंग्लिश में ही सही, पर मुझे मिला तो कम से कम पढ़ तो पाऊंगी मैं इसे, मेरा इश्क मेरी भूख मेरी प्यास मेरी जान सब हो तुम। दुआ उस बुक को देखते हुए बोलती है। दुआ उस बुक को ले लेती है और पेमेंट करके उस स्टोर से निकल जाती है। वह उसे बुक को देखते हुए अपने ख्वाबों की दुनिया में ही पहुंच गई थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो गिरती इससे पहले दो मजबूत बाहें उसे कस के पकड़ लेती है। दुआ डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब दुआ को फील होता है वह गिरी नहीं है, तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। एक बार फिर वो समुंदर जैसी नीली गहरी आंखें उन सुनहरी आंखों से जा मिलती हैं। थोड़ी देर के लिए तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सुनहरी आंखों वाला लड़का जल्दी से अपने होश में आता है और दुआ को सीधा खड़ा कर देता है। दुआ सुनहरी आंखों वाले लड़के को देखते हुए खुशी से बोलती है, सुनहरी आंखें सच में बहुत प्यारी है। फिर थोड़ा डाउट करते हुए उससे पूछती है, आपकी आंखें सुनहरी है या फिर अपने लेंस लगाए है? वह सुनहरी आंखों वाला लड़का बोलता है, मिस मेरी आंखें सुनहरी ही है, मैंने कोई लेंस नहीं लगाए है, यह मेरी रियल आइज हैं। दुआ खुश होते हुए बोलती है,
क्या सच में आपकी यह रियलाइज है? सच में इनमें अट्रैक्शन बहुत है। मैंने इतने सारे लड़कों को देखा है, लेकिन आज तक मुझे किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने पहली दफा आपको एयरपोर्ट में देखा और आपकी ये सुनहरी आंखें देखी, पता नहीं क्यों मुझे एक अलग ही अट्रैक्शन फील हुआ था आपसे। सीरियसली इन आंखों में एक अलग ही कशिश है, जो पता नहीं न जाने क्यों मुझे इन आंखों से अट्रैक्ट कर रही है। दुआ तो बस खुश होते हुए अपनी बात बोले जा रही थी, बिना ये जाने कि सामने वाले को उसकी बातें कैसी लगेंगी। वह लड़का बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मिस, मेरी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ। इतना बोल वो लड़का वहां से जाने लगता है। दुआ जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैंने तो आपकी तारीफ की है, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। वो लड़का अपना हाथ जल्दी से छुड़ाते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रही है? मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। दुआ को सुनहरी आंखों वाले लड़के की बात सुनकर थोड़ा दुख होता है कि वह कमिटेड है, और थोड़ी सी एम्बारासमेंट फील होती है। वह खुद से बोलती है, दुआ तू ये क्या कर रही है? तू डायरेक्टली उस पर लाइन मार रही है। वो खुद को ही डांटती है, फिर जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, सॉरी मेरी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, बट ट्रस्ट मी मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मुझे आपकी आंखों का कलर पसंद आया तो मैं आपसे बोल दिया। मैं ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना। आई एम सॉरी। दुआ अपनी सफाइयाँ देना शुरू कर देती है। इतना बोलकर दुआ वहां से जल्दी जल्दी चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा एम्बारासमेंट फील हो रही थी। दुआ खुद से थोड़ा गमजदा दुखी होते हुए बोलती है, पहली बार मुझे किसी लड़के की आंखें पसंद आए और मैं उसके सामने ही एम्बेरस हो गई। खैर कौन सा मुझे वह लड़का पसंद आया, सिर्फ आंखें ही तो दिखी है, अभी तक चेहरा ही नहीं देखा। दुआ खुद में ही बड़बड़ाती हुई हुनैन और हाशिम के पास चली जाती है। वही वह सुनहरी आंखों वाला लड़का अपनी हसरतों भरी नजरों से जाती हो दुआ को देख रहा था और अपने चेहरे में दुनिया जहां की मुस्कुराहट लाए हुए था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देख पाना नामुमकिन था क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। सुनहरी आंखों वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, बस कुछ वक्त की दूरी है, वक्त खत्म, दूरियां खत्म, तुम मेरे पास, फिर मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें अपने आगोश में छुपा के रख लूंगा। हाशिम अपने सीने में हाथ फोल्ड करे दुआ को घूरते हुए उससे पूछता है, तुझे इतना लेट क्यों हो गया आने में? दुआ नजरें नीचे करे धीरे से बोलती है, बस 5 या 7 मिनट हुए हैं, मैं ये बुक लेने चली गई थी। वो हाशिम को बुक दिखाते हुए बोलती है, मुझे देखो मिल गई। फिर गमजदा दुखी होते हुए बोलती है, मुझे उर्दू नॉवेल्स चाहिए थी, वो जब तक नहीं मिली है, मैं इंग्लिश नॉवेल से ही काम चला लूंगी। हुनैन कपड़ों में हाथ रखे हाशिम को घूरते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी बहन इंक्वायरी हो गई हो तो मेरे कपड़े लेने में हेल्प करो। दुआ वही रख काउच पर बैठ जाती है। उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, ऊपर से लड़कों के कपड़े, इसमें तो वो निलबटे सन्नाटा थी। हाशिम और हुनैन दोनों कपड़े सेलेक्ट करने में लगे हुए थे। वहीं बैठी हुई दुआ के ऊपर किसी की हवस भरी नजरें गड़ी हुई थी। हाशिम को ऐसा फील होता है कोई उसकी बहन को हवास भरी नजरों से घूर रहा है। आखिर होता भी क्यों नहीं, जुड़वा जो था वो दुआ का, ऊपर से भाइयों को तो पहले ही पता चल जाता है उनकी बहनों के ऊपर गंदी नजर रखने वालों का। वहीं दूर खड़े एक लड़के पर हाशिम की नजर जाती है जो अपनी हवस भरी नजरों से ही दुआ को घूरे जा रहा था। हाशिम उस लड़के के पास जाता है और उससे बोलता है, ये जो तुम अपनी नजरें उस पर गड़ा रहे हो, इन नजारों को नीचे कर लो वरना ये नजरें कुछ और देखने लायक नहीं रहेंगी। इस वक्त हाशिम सच में बहुत ही डरावनी तरीके से बोल रहा था। उसके इस तरीके से बोलने से वो लड़का भी थोड़ा डर जाता है। अगर दुआ हाशिम का ये रूप देखती तो सच में डर जाती, फिर उसे पंगे लेने का नहीं सोचती। हाशिम खुद को नॉर्मल कर दुआ के पास जाता है और उससे बोलता है, चल यहाँ से, यहाँ कुछ भी ढंग के कपड़े नहीं है, हम दूसरे शॉप चलते हैं। दुआ हाशिम की बात सुनकर उठ जाती है और वहां से चलने लगती है। यार मुझे अभी और शॉपिंग करनी है, करने देना, हुनैन बाहर निकल रहे हाशिम को देखते हुए बोलता है। हाशिम एक नजर फिर उस लड़के को घूरते हुए बोलता है, यहाँ पर सब बेकार है, चल दूसरी शॉप में तेरे लिए शॉपिंग करते हैं। देखना यहाँ कितने मस्त मस्त कपड़े हैं, लेने देना, हुनैन उन कपड़ों को देखते हुए बोलता है। हाशिम जबरदस्ती हुनैन को टाकते हुए वहां से ले जाता है। वही शॉप की ग्लास वाल के बाहर से कोई अपने गुस्से भरी नजरों से उसे लड़के को घूर रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही उस लड़के को जला देगा। वह गुस्से में बोलते हैं, जिन नजरों से आज तक मैंने अपनी नूरुल एन को देखने तक का तसव्वुर सोचा नहीं किया, तुमने अपनी इन काली नजरों से मेरी नूरुल एन को देखा। अब मैं तुम्हें कुछ और देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें वो भीख भी नहीं नसीब होगी। मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा
तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। मेरी नूरुल इनको कोई नजर उठा कर देखे तो मैं उसे देखने लायक नहीं छोड़ता, और तुमने तो उसे अपनी यह हवास भरी नजरों से देखा है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। तुम्हारा हाल इससे बुरा होगा। तुम रहम की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें वह रहम भी नसीब नहीं होगा। वो अपने हाथों में लिए दोनों चाकू का ऐसे रब करता है जैसे आज ही वह उस लड़के का कीमा बना देगा। रात का वक्त, एक बड़ी सी खंडर जैसी हवेली से किसी के बहुत ज्यादा चीखने की आवाज आ रही थी। वहां आसपास कोई नहीं था सिवाय वहां खड़े बॉडीगार्ड के। उन लोगों को उसकी चीखे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। वही उसके सामने एक लड़का किंग साइज चेयर में बैठा हुआ था। वो बिल्कुल किसी बादशाह की तरह लग रहा था। वह गुस्से में उस लड़के के बाल पकड़ते हुए बोलता है, मैंने आज तक अपनी नूरुल इनको उन नजरों से देखने का तसव्वुर तक नहीं किया, और तुमने उसे ऐसी नजरों से देखने का सोचा भी कैसे। अभी तो सिर्फ आंखें निकाली हैं, अभी तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को निकालना बाकी है, ताकि तुम्हारी जैसी हरकत कभी कोई दोबारा ना करे। किसी की हिम्मत ना हो मेरी मलकियत को इस तरह देखने की। वो मेरी मलकियत है सिर्फ और सिर्फ यू जे की। उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है। अगर किसी ने उसे देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल कर उसके हाथों दे दूंगा और उसकी जिस्म के एक एक हिस्से को काट कर चिलकौवा को खिलाऊंगा। यूजे इस वक्त मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वही 3 लोग और खड़े थे। उन्होंने उसको एक हाथ तक नीचे फर्श पर पड़े हुए लड़के को नहीं लगाया था, क्योंकि वह जानते थे सामने खड़ा शख्स बीन छुए एक पल में उसे लड़की को मारने की कुव्वत रखता था। उन तीनों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करे थे। लेकिन सादी से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। वह वही दीवार में म्यां में लगी एक तलवार को उठाकर सीधे उस लड़के के बाजू में मार देता है, जिससे उस लड़के का बाजू कट जाता है और उस लड़के का खून बहने लगता है। वो दर्द के मारे चीखने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को उसकी दर्द उसकी चीखे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें उसकी चीखें सुकून दे रही थी। यूजे सादी को देखते हुए बोलता है, तुझे किस बात का गुस्सा आ रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, मेरे बोलते ही तेरा गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। मेरा उसे मलकियत बोलना तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? वैसे तेरे अच्छे लगे या ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरी मलकियत है और ता कयामत तक मेरी मलकियत ही रहेगी। सादी गुस्से में बोलता है, यह क्या मलकियत 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 का राग लगा रखा है। मैं अपनी बहन को कभी भी तुम जैसे जल्लाद के हवाले नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। मैं अपनी बहन को कभी भी तुम्हारे हाथों नहीं सौंपूंगा। यूजे तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सौंपने या ना सौंपने से मुझे कोई फर्क पड़ता है? यूजे खुद में एक ऐसी ताकत है जो जब चाहे जो चाहे वह कर सकता है। यूजे को रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारी बहन और तुम्हारी साइलेंट गर्ल के सामने रख दूं। जो रिश्ता तुम चालू करना चाहते हो मोहब्बत प्यार का, वो चालू होने से पहले ही खत्म हो जाए। ये बात यूजे ने इतने धीरे बोली थी कि वहां खड़े और 2 लड़के उसकी यह बात समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वह उस बंधे हुए लड़के को मारने में मशरूफ थे। अब उनसे भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वही नोज उस लड़के को मारते हुए बोलता है, शाजीम भाई इसको हम ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ना हम अलग तरीके से मारेंगे। वैसे भी मुझे लोगों को अलग अलग तरीके से करने में बड़ा मजा आता है। वो आगे बोलता है, इसको हम ऊपर लटका देते हैं, जैसे बकरे को हलाल करते हैं ना। पहले उसकी गर्दन काटते हैं, फिर उसकी धीरे धीरे खाल निकालते हैं, फिर उसकी एक एक बॉडी के पार्ट्स काटते। वैसे हम इसको भी काटेंगे, कितना मजा आएगा। इस वक्त नोच किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। शाजिम बोलता है, तेरी बात में तो दम है। वैसे तो तेरा दिमाग कम चलता है, लेकिन कभी कभी तू पते की बात करता है। नोट सड़ा सा मुंह बना लेता है। शाजिम उसके सड़े से मुंह को देखते हुए बोलता है, ये सड़े से मुंह बनाना बंद कर और इसे लटकाने मेरी मदद कर, नहीं तो इसकी जगह तुझे लटका दूंगा। वो दोनों उसे लड़के को उल्टा लटका देते हैं। खान मेंशन। दुआ आराम से अपने बेड में आलती पालती मार के बैठी होती है। वो आराम से वही बुक पढ़ने में मशगूल बिजी होती है जो वो माल से लाई थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और जल्दी से अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगाने लगती है। 2 ही रिंग में कॉल उठा लिया जाता है। वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ओ गधे तुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है? तुझे अभी गालियां खाकर सुकून नहीं मिला है, और गालियां खानी है, बेगैरत इंसान। दुआ अपने सामने उस गुस्से से लाल पीली लड़की को सुनते हुए बोलती है, रमीजा क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? दुआ बिना उसकी बात एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही थी। रामीजा जब दुआ की आवाज सुनती है फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखती है। वो गहरी सांस लेकर बोलती है, सॉरी यार मुझे लगा कि वही इंसान है।
दिन में कितनी बार मुझे कॉल कर तंग करके रखा है। न कुछ बोलता है, बस कॉल लगाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं गालियां सुना देती हूँ, फिर कॉल कट कर देता है। फिर घंटे 2 घंटे बाद कॉल लगाएगा, फिर कुछ नहीं बोलता। मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं सुना देती हूँ। पता नहीं कौन है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगा। पैसा ज्यादा है ना तो यहाँ पर वेस्ट कर रहा है। ये नहीं कि गरीब में सदका दे दे, उसे सवाब मिल जाएगा, लोगों की दुआएं मिल जाएंगी, लेकिन नहीं, उसे तो मुझे तंग करना है। दुआ रमीजा से गुस्से में बोलती है, तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं अभी सादी भाई से बोलकर उसकी अच्छी खासी क्लास लगवाती हूँ। रामीजा बोलती है, नहीं यार छोड़ो, अब वो कोई कॉल नहीं कर रहा। दुआ उसे समझाते हुए बोलती है, अभी नहीं कर रहा, बाद में करेगा, कल करेगा, तुझे ऐसे ही तंग करेगा, तू मुझे उसका नंबर दे। रामीजा बोलता है, मैं नहीं तो दे रही। दुआ हल्के गुस्से में बोलती है, तू नहीं देगी तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। रामीजा हंसते हुए बोलती है, तुझे मेरा सर फोड़ने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, इतनी दूर से तू फोड़ नहीं पाएगी। दुआ स्माइल करते हुए बोलती है, तू शायद भूल गई है, मैं कानपुर में नहीं, यही दिल्ली में हूँ। मुझे आने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के अंदर आऊंगी और तेरा सर फोड़ दूंगी, समझी? इसीलिए चुपचाप से मुझे उस शख्स का नंबर दे। रमीजा को ठक हार कर दुआ की बात माननी पड़ती है। वह बोलती है, ओके फाइन, दे रही हूँ। रामीजा जल्दी से उसे नंबर व्हाट्सएप कर देती है। रामीजा दुआ से बोलती है, अब खुश कर दिया मैंने तुझे नंबर व्हाट्सएप। दुआ बोलती है, हाँ अब मैं खुश हूँ। रामीजा दुआ से पूछती है, अच्छा बताना तूने मेरे पास कॉल क्यों किया? दुआ बोलती है, यार मैं तुमसे बातों में भूल ही गई। तुझे पता है, मुझे ना आज एक इंग्लिश नॉवेल मिली। यार मैं उर्दू नोवेल ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे उर्दू नोवेल नहीं मिली। पता नहीं तुझे कहाँ से मिली गई। हाँ याद आया, तूने तो शायद ऑर्डर करा था, अब मुझे भी ऑर्डर ही करनी पड़ेगी। दुआ आगे बोलती है, मैं मॉल गई थी तो मुझे वहां पर बुक स्टोर दिखा, वहां मुझे इंग्लिश नॉवेल मिली, अभी उसी को पढ़ रही थी। मैंने सोचा तुझे बताऊं। ऐसे ही थोड़ी देर रमीजा और दुआ बातें करते हैं। दुआ अपने रूम से निकलकर कहीं जाने लगती है। वह थोड़ी ही देर में स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी। वह गेट नोक करती है, अंदर से सादी की आवाज आती, कौन है? दुआ बोलती है, सादी भाई मैं हूँ। सादी तुरंत उसे अंदर आने का बोलता है। दुआ अंदर चली जाती है। दुआ सादी के पास जाकर बोलती है, भाई मैंने अभी आपको एक नंबर व्हाट्सएप किया है, जरा पता लगाए ये किसका नंबर है। सुबह से रामीजा को कॉल कर करके परेशान कर रखा है। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतना फालतू इंसान है, कमजोर, बदतमीज, नालायक, पता नहीं कैसा इंसान है, गधा कहीं का, नामाकूल इंसान। दुआ ये सब बड़बड़ाने में लगी थी, बिना ये जाने कि वहां पर कोई और शख्स भी बैठा है। दुआ ने तो उस शख्स को फुलतू इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसे शख्स को अपना इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह दुआ की बातों पर बोलता है, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या पता वो गूंगा हो। दुआ बिना उस शख्स को देख बोलती है, भाईजान मैं आपको तो नहीं बोल रही हूं ना, जो आपकी गुर्दों में जलन हो रही है, और आपको कैसे पता वह गूंगा है? अब जानते हैं क्या? और जब गूंगा है तो कॉल क्यों कर रहा है, नामकुल इंसान। फिर सादी से बोलती है, भाई आप जरा पता लगाकर इसकी अच्छे से क्लास लगाएगा, कौन शख्स है ये? अब मैं चलती हूँ, इतना बोल दुआ वहां से चली जाती है। दुआ के जाते ही वह शख्स सादी को देखकर हंसते हुए बोलता है, वाह तेरी मोहब्बत की दास्तान तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने पर लगी है। तू किसी लड़की को कॉल कर करके परेशान कर रहा है। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि सादी खान किसी लड़की को कॉल करके परेशान करेगा। मैंने सोचा था वह पूरी दुनिया को सीना चौड़ा करके अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। वाह क्या नाम मिले हैं तुझे, कमजुर्फ, बदतमीज, नामकुल, नालायक, गधा। वाह वाह कितने प्यारे नाम दिए हैं तेरी खुद की बहन ने तुझे। सादी गुस्से में उस शख्स को घूरते हुए बोलता है, उमर अपना मुंह बंद रखो। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा खुद पर क्या ख्याल है? चलो उसने तो एक अजनबी को बोला, लेकिन अभी वह तुम्हें भाईजान बोलकर गई है। इतना बोल सादी जोर जोर से हंसने लगता है। उमर पेपर वेट उठाकर सादी को मारते हुए बोलता है, दफा हो जाओ यहाँ से। सादी उस पेपर वेट को कैच करते हुए बोलता है, मैं क्यों दफा हूँ, यह मेरा घर है, तुम दफा हो। उमर कोल्ड एक्सप्रेशन अपने चेहरे में ले हुए बोलता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उमर जहांगीर को कहीं से हिला सके, तो अपना ये जो छोटा सा मुंह है इसको बंद करके रखो समझे, वरना इसको मैं अभी तोड़ दूंगा। तुम मेरे बारे में इतना जानते ही हो कि मैं जो बोलता हूँ वह करके भी दिखाता हूँ। उमर की बातों में उसकी धमकी साफ साफ नजर आ रही थी। एक बार फिर स्टडी रूम के गेट में लॉक होता है। सादी इस बार पूछता नहीं कौन है, और उसको डायरेक्ट अंदर आने को बोल देता हुई, जैसे उसे पता हो बाहर कौन है।
हाशिम जल्दी से सादी के सामने हाजिर होते हुए बोलता है, भाई आपने मेरा कार्ड ब्लॉक किया है क्या? मैं पेमेंट कर रहा था, मेरा कार्ड एकदम से ब्लॉक हो गया, कुछ पता चल ही नहीं रहा था, आपने ब्लॉक करे क्या? वो अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है। शादी बिना एक्सप्रेशन के बोलते हैं, हाँ। हाशिम रोतलू सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, पर भाई मेरी खाता गलती क्या है? मैंने क्या गुस्ताखी गलती की है जो आपने इतनी बड़ी सजा दी, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया? शादी गुस्से में उसे घूरते हुए बोलता है, अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बाद में हम तुम्हारे इस मसले प्रॉब्लम में चर्चा करेंगे। हाशिम सादी का गुस्सा देखकर वहां से खिसकना ही सही समझता है। वो स्टडी रूम के बाहर चला गया था, लेकिन वहां से बिल्कुल भी हिला नहीं था। वह वहीं पर खड़ा सादी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वह स्टडी रूम के वहां पर चक्कर काटने में लगा था। 1 घंटे बाद जब सादी स्टडी रूम से बाहर नहीं आता, तो हाशिम थोड़ा सा गेट खोलकर अपना छोटा सा मुंह अंदर दाखिल करता है। उसे अंदर कोई भी नहीं दिखता, तो वह खुद को पूरा अंदर दाखिल करते हुए खुद से ही बोलता है, अभी तो सादी भाई और उमर भाई यहीं पर थे, कहाँ चले गए? मेरे नाक के नीचे से गोल हो गए फिर। हाशिम जल्दी से वहां से भागते हुए शादी के रूम में जाता है और गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट अंदर से लॉक था और हाशिम की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह गेट नॉक करे। वो टाइम देखता है, 11 बजे बज रहे थे। वह खुद से ही बोलता है, 11 बजे बज रहे हैं, अगर मैंने नॉक करा शादी भाई पता नहीं मुझे क्या ही सजा देंगे। वो डरते हुए बोलता है, मुझे शेर के मुंह में अपना हाथ, अपना जिस्म बिल्कुल भी नहीं डालना है। अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अभी मुझे गर्लफ्रेंड पटानी है। नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड तो मेरी है, अभी मुझे शादी करनी है, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे बच्चे करने हैं, जो मुझे बाबा कहेंगे। इतना बोलते हुए हाशिम सादी के रूम से चला जाता है। वह अपने रूम में जाकर अपना तकिया उठता है और अपने रूम से बाहर निकल सादी के रूम के बाहर जा बाहर अपना तकिया लगता है और वहीं लेट जाता है। सुबह का वक्त, शादी सोकर उठता है और अपने रूम का गेट खोलकर बाहर एक कदम ही रहता है कि उसके कानों में किसी की तेज चीखने की आवाज पड़ती है, शादी भाई ने मुझे मार डाला, मेरी जान निकाल ली। मामा बाबा, अब आपका छोटा लाडला बेटा, इस घर का छोटा चिराग, आप सबका चहेता, अब आपको अलविदा करके जा रहा है। शादी एक नजर नीचे देखता है, जहां उसका पैर हाशिम के पेट में था। वह जल्दी से अपना पैर अलग कर हाशिम को घूरते हुए बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू सारी रात यही सोया था क्या? वह भाई, आपने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया था ना, वही मैं पूछने आया था, आप चले गए तो मैं आपका इंतजार करते करते यहीं पर सो गया। हाशिम जल्दी से उठते हुए सादी के पीछे जाते हुए बोलता है। फिर वो सादी से पूछता है, वैसे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? शादी बोलता है, जिम जा रहा हूँ, चलेगा क्या? हाशिम सादी को मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप ही बनाए जाकर अपनी बॉडी। इतना बोलकर हाशिम वहां से अपना तकिया उठता है और 9-2-11 हो जाता है। जैसे अगर वह वहां रुक तो सादी उसे जबरदस्ती अपने साथ जिम ले जाएगा। किचन में सारे मुलाजिम हाशिम को किचन के अंदर आता देख बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वो लोग जब से वह यहाँ काम कर रहे हैं, हाशिम को उन्होंने कभी भी किचन में एक कदम रखते हुए नहीं देखा, चाहे उसका बचपना हो या अब उसने एक कदम भी किचन में नहीं रखा। और आज खुद से किचन में आया था, उसने रखा तो सिर्फ दुआ के लिए, जो कि उससे जबरदस्ती लाया गया था। ऐसा नहीं है कि हाशिम दुआ से प्यार नहीं करता था, वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे, जुड़वा जो था, मगर दिखाता नहीं था। उसका प्यार उसकी शरारतों और दुआ को तंग करने में छुपा था।